हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो अब आज हम करेंगे यूनिट थर्ड के एक इम्पोर्टेंट का टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है? हम देख रहे हैं जनरली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। हम आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे थे पिछली वीडियोज के अंदर। हमने इफेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखा था ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। देखो भाई, एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे है। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक एटम का स्ट्रक्चर है और एटम के स्ट्रक्चर आपको बताइए, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमको पता है हमारे पास चार ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। और जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होता है वो सबसे दूर ही प्रेजेंट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और उससे थोड़ी सी नजदीक कौन सा प्रेजेंट होगा? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। उससे थोड़ा सा नजदीक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और उससे सबसे नजदीक प्रेजेंट होगा एस ऑर्बिटल, जो कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है कि हम बाहर से एनर्जी देंगे, तो सबसे ज्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में आएगी? एस ऑर्बिटल के अंदर से आएगी। इसका मतलब इसका जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है एस ऑर्बिटल का वो सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है? पी ऑर्बिटल का। और उससे भी कम किसका है? डी ऑर्बिटल का। और सबसे कम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसका है? एफ ऑर्बिटल का। देखो ये ऑर्डर है हमारे पास किसका है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो अफेक्ट द पेनिट्रेटिंग पावर। इट मींस दैट ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियस के चारों ओर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे नजदीक ऑर्बिटल के जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, मैंने क्या बोला है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे एस ऑर्बिटल को तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बड़ी मुश्किल से निकलेगा। और उसके बाद जो पी ऑर्बिटल है वो सबसे थोड़ी सी दूर होता है एस ऑर्बिटल से, थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एफ ऑर्बिटल होता है सबसे दूर होता है, इसके अंदर सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एफ ऑर्बिटल है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। ठीक है, तो सो द आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम फॉर एस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मैंने बताया है वो यहीं पे लिखा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आयनाइजेशन एनर्जी को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। ठीक है, देख लेते हैं। ग्रेटर द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। एज वी नो, हाफ filled and fully filled configuration is extra stable। ठीक है, तो due to the extra stability of an atom, high energy is required to remove the electrons from the valence shell। देखो भाई, हमें पता है कि जो हमारे पास हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल हमारे पास एक होता है, इसके अंदर हमारे पास ये हाफ फिल्ड है या फिर ये हमारे पास फुल्ली फिल्ड होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। वैसे ही मेरे पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल मेरे पास कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये मेरे पास हाफ फिल्ड है। अगर इसको फुल्ली फिल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके अंदर हमारे पास 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये फुल्ली फिल्ड है। ऐसे ही हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है। ये हाफ फील्ड है और ये हमारे पास फुली फील्ड है। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बहुत ही एक्स्ट्रा स्टेबल मानी गई है। अब एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर बाहर निकालना वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगी उनके अंदर ज्यादा सिमेट्री होती है और जिससे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं। नियोन। नियोन हमारे पास 10 नंबर पे आता है। जो
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p में 6, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। देखो p ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखो भाई, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक गैसियस एटम है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी इस पर कोई कोई भी चार्ज नहीं है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक गैस का एटम है ये, ठीक है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ये मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवा रहा हूं और ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसी ना किसी एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि हम किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी भी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई भी एक स्पीसीज है एक्स, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाऊं तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्स नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तब जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं, या फिर मान लिया जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है बाहर से। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ये एटम कौन सा है। कई एटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, कई एटम ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी हमें साथ में देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में। तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। 1s2, ऐसे सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। पहले में आ गया 2, दूसरे में आ गया 7। अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल हो जाएगी। तो ये क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को इजिली कहीं से आराम से खींच लेते हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। सबसे है पहले है हमारे पास एटॉमिक साइज। देखो भी, जैसे मैंने बताया था हम ग्रुप्स के अंदर चलते हैं, ग्रुप्स के अंदर चलते हैं टॉप टू बॉटम। हमें पता है जो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है ना, जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। मान लिया ये मेरे पास कोई भी एक एटम है छोटा सा, और ये मेरे पास एक बड़ा साइज का एटम है। ठीक है, अब ये बताओ छोटा एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर बड़े साइज का एटम। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर हमारे पास छोटा साइज का एटम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर चलते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एटॉमिक साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, ऑन द अदर हैंड अगर हम किसके अंदर चले, पीरियड्स के अंदर चले, लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर चले, हमें पता है एटम का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। मान लिया ये एक बड़े साइज का एटम है,
और ये मेरे पास एक छोटा साइज का एटम है। तो जो वही बात आ गई कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज क्या है, जिसका साइज स्मॉल है। तो जैसे ही हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, वही बात है, जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जल्दी ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज भी मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक H2 का एग्जांपल लेते हैं, H2। ठीक है, मान लिया इनके अंदर कैसा बॉन्ड बना होगा, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग की होगी। ठीक है, तब ये बॉन्ड बना होगा। और नॉर्मली इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों सेम एटम है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ना बीच में ही रहेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल ले लिया मैंने HCl का। अब HCl के अंदर ध्यान से देखना, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस तरफ खिसक जाते हैं, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। क्योंकि इसको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ शिफ्ट करवाना, खुद की तरफ अट्रैक्ट करवाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCl के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी सी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई ये इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, तो हमारे पास इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास ये पोलर कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को बोलते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है ना बॉन्ड के अंदर, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, जो जितनी क्षमता से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को अब बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर से। आ गया समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देख लेते हैं जनरल ट्रेंड, देख लेते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल का। देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट, मैंने बताया था, जब पीरियड्स के अंदर चलते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी हमारे पास बढ़ती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। जो एटॉमिक रेडियाई है, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के अंदर चलेंगे तो ये भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। देखो ये एरो का हेड है ना, इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रही है। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और मेटेलिक करैक्टर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर की तरफ, क्योंकि एटॉमिक साइज कैसा ऊपर छोटा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नीचे चलते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बताया गया है ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम इंक्रीज होगी। और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं यानी उल्टा चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये था जनरल ट्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल ऑफ एन एटम। दिस इज नोन एज वैलेंसी। The electron which are present in outermost shell are called valence electron. For example, देखो भाई क्या कहा गया है, ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
और जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के अंदर वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 6 होता है। तो पहले हम सेल के अंदर 2 आएंगे, दूसरे के अंदर 4। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब क्या करे, या तो ये 4 को लॉस कर दे। अगर ये 4 को लॉस करेगा तो पहली सेल के अंदर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर क्या करे, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले और इधर 8 बना ले। तो ये इसकी जो टेंडेंसी है कंबाइनिंग करने की टेंडेंसी, वो कितनी है हमारे पास? 4 है। ठीक है, 4। ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। और जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखा भी है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 7 होता है। तो पहले में हमारे पास आएगा, फिर आ जाएगा 5। ठीक है। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 3 एटम के साथ ही कंबाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3। ठीक है। और ये जरूरत पड़ने पर अपने इन इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है, यानी अपनी इस वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेता है। ठीक है। नाइट्रोजन बेसिकली 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में अंदर पार्टिसिपेट कर देता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास है अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। देखो भाई, हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, वो कुछ अनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अलग सी प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने ग्रुप के और एलिमेंट से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है और मेरे पास ये सेकंड पीरियड है, ये वाला। देखो ये वाला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। कैसे? जो हमारे पास बोरोन है ना, बोरोन, वो अपने इस ग्रुप के एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे शो करेगा देख लेंगे हम। पहली बात तो ये है कि हमारे पास बोरोन है, इसका एटॉमिक साइज है स्मॉल, स्मॉल एटॉमिक साइज। और जो और एलिमेंट है इनका साइज है बड़ा। वैसे ही हमारे पास जो कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वो अपने ग्रुप के और एलिमेंट से अलग सा बिहेवियर शो करेंगे। वो अलग अलग बिहेवियर क्या हो सकता है देख लेते हैं। देखो भाई, पहला तो हमारे पास है इट्स साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। दूसरा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट हाई। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। दूसरा है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। वही एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। इट हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट होता है, केवल 4 ही ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, उस डायगोनल रिलेशनशिप। इसके अंदर देख लेते हैं द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट टू द नेक्स्ट पीरियड एंड नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब ध्यान से देखो ये बात क्या कह रहा है। हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखो डायगोनली क्या होता है। जैसे मान लिया मेरे पास बोरोन है, बोरोन के डायगोनली कौन है? सिलिकॉन है। कार्बन के डायगोनली कौन है? फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन के डायगोनली कौन है? सल्फर है, क्लोरीन। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर चलते हैं तो साइज हो जाता है, कैसा साइज हो जाता है? साइज होता है स्मॉल, है ना। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? साइज क्या हो जाता है बताओ? साइज बढ़ जाता है। तो एक बात बताओ,
जब हम इधर से इस तरफ चले तो साइज हो गया स्मॉल, जब ऊपर से नीचे चले तो साइज हो गया बड़ा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हाइड्रोजन और बेरिलियम का साइज बराबर होगा, वैसे ही बोरॉन और सिलिकॉन का साइज बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो साइज बराबर होने की वजह से तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम दिखाने लगते हैं, ठीक है। जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपस में थोड़ी थोड़ी मैच करने लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में मैच करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो लिथियम है वो किसके साथ मैच करेगा, मैग्नीशियम के साथ। जो बेरिलियम है वो किसके साथ मैच करेगा, एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन है वो सिलिकॉन के साथ, ठीक। कार्बन है वो आगे शो करेगा। तो ये होता है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।